नमस्कार दोस्तों, जीएस के एक और अंक के साथ हम हाजिर हैं। 50 प्रश्नों का फिर से यह एक सेट जिसमें सभी टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं, आज हम लोग फिर से देखेंगे। दोस्तों, एक गुजारिश आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियो आए जीएस से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित जो आपके लिए उपयोगी हो सबसे पहले आपको पहुँचे। और हाँ दोस्तों, जितना जल्दी हो सके, जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तभी तो हम हैं। चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। उद्गम स्थल जहाँ से ये निकलती है, तो सबसे पहले जाने कि गंगा जो निकलती है वो हिमानी से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री जिसे हम लोग कहते हैं, गंगोत्री। ठीक है, इसे जरूर समझें। गंगा नदी जहाँ से निकलती है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किस चीज़ से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और भागीरथी अलकनंदा से जाके मिलती है। अलकनंदा से जाके मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में, तो इसे जरूर याद रखें। देवप्रयाग में जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तब यह संयुक्त जो होता है अलकनंदा प्लस भागीरथी, तब ये कहलाती है गंगा। तब ये क्या कहलाती है? गंगा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है और तब यह गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल कहता है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा नाना साहेब। नाना साहेब, जिन्हें धुंधु पंत भी कहा जाता था, इनका उपनाम था धुंधु पंत। धुंधु पंत भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, ये 1857 की क्रांति के नेता थे और कहाँ से लीड कर रहे थे? तो ये लीड कर रहे थे कानपुर से। ठीक है, आगे देखेंगे। नंबर तीसरा, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल है माउंट आबू, क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। पहले ये जाने कि माउंट आबू पर्वत शिखर है, किस पर्वत पर है? तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत पर। कहाँ है? अरावली पर्वत पर। और अरावली पर्वत कहाँ है? ये राजस्थान में है। इसे भी आप याद रखें, तीनों चीज को आप याद रखें। ठीक है, अरावली पर स्थित है माउंट आबू। ठीक है, और ये जो है ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिर वहाँ है, माउंट आबू पर है, अरावली पर्वत पर। ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखेंगे। चौथा नंबर, एक एक प्रश्नों को देखें, स्किप ना करें वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पकड़ है, कमांड है, तो आप पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपने 50 में कितना सही किया, या फिर आप इसे रिवीजन की दृष्टि से भी ले सकते हैं। क्वेश्चंस एक एक करके आप देखते जाएं, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और आपसे यही गुजारिश है कि जो प्रश्न आपसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, जिन प्रश्नों में आप अटक रहे हैं, उसको टॉपिक से खोज कर उस टॉपिक को थोड़ा कंप्लीट करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है सीमा शुल्क से, आयकर से, या फिर कारपोरेशन कर से, या फिर उत्पाद शुल्क से। चार ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सरकार को कॉरपोरेशन कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। कारपोरेशन टैक्स से बोला जाता है, कारपोरेट टैक्स बोला जाता है। इससे सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय पूछ रहा है। ठीक है, तो सबका पहले क्रम समझ लेंगे। हॉलैंड वासी है, जिसे हम लोग डच के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रिटिश है, फ्रांसीसी है, या फिर पुर्तगाली है। तो सबसे पहला जो है, ये तो सब जानते हैं कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 ईस्वी में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा, आप सबको पता होगा, ये रट्टा मारा हुआ है, क्वेश्चंस है। 1498 ईस्वी में सबसे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाली था, वो भारत आया था समुद्री मार्ग से। कहाँ से आया था? समुद्री मार्ग से आया था। और राजा जमोरिन ने केरल के तट पर इसका स्वागत किया था। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। नंबर दूसरे पोजीशन पे जो है वो हॉलैंड वासी, जिसे हम लोग डच के नाम से जानते हैं, ये 1605 ईस्वी में आए थे। तो ये बहुत बाद आए थे। वास्को डी गामा ये दूसरे नंबर पर है, लेकिन बहुत बाद आए थे। उसके बाद फिर ब्रिटिश आए थे, जो कि 1600 ईस्वी से ही मान सकते हैं। 1608 ईस्वी में सबसे पहले पहुंचे थे ये। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में हॉकिंस
जानते होंगे आप लोग। फ्रांसीसी जो आया था ये बहुत बाद आया था, 1667 66-67 ईस्वी में ये आया था। तो देख सकते हैं कि व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में सबसे पहले वास्को डी गामा यहाँ भारत आया था। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पुर्तगाली गवर्नर सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन बना था। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझने हैं। हॉलैंड वासी उसके बाद आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे और सभी को डोमिनेट करके ब्रिटिश ने यहाँ पे राज किया था। चलिए 6ठा नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा। देखिए ध्यान से देखें इसको, तो ये 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। 4 मिनट इसे कहा जाता है, मिनट। ठीक है, ये जो समय होगा ये 4 मिनट का समय होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है। ठीक है, कहने का मतलब है 1 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री का अंतर हो जाएगा देशांतरों के बीच। चलिए आगे देखेंगे। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है। यहाँ पे गुना पूछा जा रहा है, तो 6 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 5 गुना इसका ऑप्शन है, लेकिन 6 गुना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये 6 गुना अधिक होता है और चंद्रमा का 6 गुना कम होता है। आगे देखेंगे। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। वित्तीय घाटे, घाटा कब होता है सब सो देखे। खर्च से अधिक आय, ये तो फायदे का बात हो गया। अस्फीति, इन्फ्लेशन, ये भी गलत हो जाएगा। सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, यही सही हो जाएगा। यानी कि इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में वित्तीय घाटा होगा। ये तो परिवार में भी आप अपने पर भी ले सकते हैं कि अगर आपका इनकम 1 रुपया है, आय आपका 1 रुपया है और व्यय यानी कि खर्च आपका कितना हो जाएगा 2 रुपया, तो आपका घाटा कितना हो जाएगा। घाटा की अगर बात करें तो 1 रुपया यहाँ पे आपको घाटा है, क्योंकि 1 रुपया आप कमा ही रहे हैं, 2 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में घाटा होता है। चलिए, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा ये बताया जा रहा है। करंट से संबंधित प्रश्न है, तो ये भिवंडी तालुका महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सही जवाब। भिवंडी तालुका महाराष्ट्र, ये गांव की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको पूछ दे कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कार्बन न्यूट्रल पंचायत अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, भारत का पहला अगर आपसे ये पूछ ले भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है, तो ये हो जाएगा पल्ली कहाँ है, कश्मीर में है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं, ये है। तो इसको भी आप याद कर लें। पहला कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में ये भिवंडी तालुका महाराष्ट्र में है। जबकि अगर पूछ दे पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत की अगर बात यहाँ पे पूछ ले तो ये पल्ली हो जाएगा जो कि कश्मीर में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 10वां नंबर, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, तो ध्यान से आप देखें यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु सम्मान है, राजेंद्र सम्मान है, कालिदास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है। तो 4 ऑप्शंस में आपका जो ऑप्शन है राजेंद्र सम्मान, ये सही जवाब हो जाएगा। ये बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, कालिदास सम्मान की अगर हम लोग बात कर लें तो ये मध्य प्रदेश प्रदान करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सरकार है वो प्रदान करता है। कौन चीज, कालिदास सम्मान। ये कला में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है ये कालिदास सम्मान। सरस्वती सम्मान की अगर हम लोग बात कर लें तो के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन ये प्रदान करता है। तो ये इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में देते जाना है। कालिदास सम्मान, सरस्वती सम्मान और राजेंद्र सम्मान। ठीक है, एक है फणीश्वरनाथ रेणु सम्मान जो कि ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। 20 के दांत किनकी रचना है। देखिए कुछ किताबों को, ग्रंथों को जरूर आप देखें, उसके रचनाकार को देखें। जो भारतीय आंदोलन जिस समय हो रहे थे, आज़ादी के समय, आज़ादी लेने के लिए भारतीय आंदोलन हो रहे थे, तो उस समय बहुत सारी पत्रिका छपती थी। उसके संपादक के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, किस भाषा में छपती थी, ये सारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं और आते हैं, तो इसलिए उसे जरूर याद रखें। तो 20 के दांत किनकी रचना है, ये नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। ध्यान से देखना है, महादेवी वर्मा, विष्णुगुप्त, नलिन बिलोचन शर्मा, गणानंद। ये 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए
आगे देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछ रहा है यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो एक एक करके हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। जबकि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है तो यहाँ पे वेबर हो जाएगा। वेबर जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। अर्ग की बात कर लें तो ये कार्य का है मात्रक। अब आप कहेंगे कि कार्य का मात्रक तो जूल होता है, तो ये एसआई पद्धति में जूल होता है, ठीक है, एसआई पद्धति में। जबकि कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। अर्ग जो होता है वो कार्य का मात्रक है सीजीएस पद्धति में, लेकिन जूल भी होता है कार्य का मात्रक, ठीक है, जो कि एसआई पद्धति में होता है। हेनरी जो होता है ये प्रेरक का मात्रक है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, चारों को आप याद रख लें। वेबर इसका सही जवाब हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। अब अगला सवाल देखेंगे, कहता है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, जिससे हम लोग ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोला जाता है इसे अंग्रेजी में। तो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत इसको किया गया है, किसमें संशोधन किया गया है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 के 4, 16 के 4, अनुच्छेद 15(6), 16(6), अनुच्छेद 17 एवं 18(4), अनुच्छेद 14(4) एवं 16(4। देखिए, जब तक संविधान संशोधन नहीं होता है तब तक कोई कानून बनता नहीं है, ठीक है। तो संशोधन के तहत ही किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा संशोधन था। तो संशोधन की अगर हम लोग बात कर लें, संविधान संशोधन की बात कर लें, तो ये 103वां संविधान संशोधन था। ये आपको याद रखना है। और ये कब हुआ था? 2019 ईस्वी में, 2019 ईस्वी में ये हुआ था। और यह किया गया था अनुच्छेद 15 और 16 को संशोधित। अनुच्छेद 15 और 16 जो कि ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 15 और 16 क्या है? मौलिक अधिकार है। और इसी को संशोधित किया गया था और इसी के तहत आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। तो एक एक चीजों को आपको समझते जाना है। चलिए, वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त विधेयक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 118, 117, 119 और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन में से आपका अनुच्छेद 117 ही सही जवाब हो जाएगा। वित्त विधेयक का जो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में किया गया है। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार दरोगा की तैयारी, किसी भी या फिर आप जो टीचर्स की वैकेंसीज निकली है बीपीएससी की, आप उसकी भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो जीएस सबके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो जीएस आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। और हम यहाँ पे जो जीएस का पेपर दे रहे हैं स्टैंडर्ड लेवल का है। सभी प्रश्न जो हैं एकदम स्टैंडर्ड है और एग्जाम फ्रेंडली है। आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये सारे चीज़ जाने पहचाने लगेंगे। क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखते होंगे और प्रीवियस ईयर्स के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम फ्रेंडली होते हैं। बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए विधेयक का उपबंध जो है अनुच्छेद 117 में किया गया है। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। सभी विकल्प सही हों और एक गलत हो, ये ध्यान देना है। मजदूर संघ जो है ये समवर्ती सूची में वर्णित है, ये देखिए सही है। सीमा शुल्क राज्य सूची में वर्णित है, ये गलत है। सीमा शुल्क ये राज्य सूची में नहीं बल्कि ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ये ध्यान से देखना है। सूची जो है ये 3 भागों में बांटा गया है, एक समवर्ती सूची है, एक राज्य सूची है और संघ सूची। ये तीनों को याद रखने हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में लगभग 66 विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में अगर बात कर लें तो लगभग 66 विषय हो गए हैं और संघ सूची की बात कर लें तो पहले 97 थे, अब 100 की श्रेणी में आ गए हैं। और राज्य सूची में पहले 52 था लेकिन अब घटकर ये 47 विषय हो गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो लोक स्वास्थ्य, डाकघर, बचत बैंक ये संघ सूची में, ये ठीक है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में, ये ठीक है। तो सीमा शुल्क ही आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सीमा शुल्क जो होता है वो संघ से संबंधित सूची है, विषय है।
चलिए आगे देखेंगे, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन, आयतन ध्यान देखें, आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है ये आपको बताने हैं। तो 1/10 भाग, 1/11 भाग, 9/10 भाग, 10/11 भाग, ये आपको बताने हैं। तो 4 ऑप्शंस में से आपका जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। ये 1/10 भाग जो होता है वो पानी के नीचे रहता है, पानी के अंदर रहता है। ठीक है, स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ऑप्शंस देख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के व्यतिकरण से, प्रकाश के ध्रुवन से। स्नेल का नियम आप पढ़े होंगे। स्नेल का नियम अगर आप 10 तक के विद्यार्थी हैं तो आप पढ़े होंगे। ये सारी चीज़ों को, जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, कहीं किन्हीं न किन्हीं विषय में आपको मिले ही होंगे। उस समय ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सारा चीज़ नज़र पे आने लगता है कि ये चीज़ पढ़ा हुआ है लेकिन ध्यान में नहीं है। तो स्नेल का नियम जो संबंधित होता है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित होता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, स्नेल का नियम। चलिए आप 18 नंबर, दीपावली है, प्रकाश का त्यौहार, निर्वाण दिन है। किसका निर्वाण दिन है ये बताना है। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, संत कालिदास, राजा अशोक। 4 ऑप्शन हैं आपके, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। कौन होगा ये बताना है, आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। तो दीपावली जिस दिन मनाते हैं हिंदू लोग, हिंदू का ये मुख्य त्यौहार है दीपावली। तो जब दीपावली मनाया जाता है उस दिन निर्वाण दिन मनाया जाता है, और यह है भगवान महावीर का निर्वाण दिन। ठीक है, भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था आपको पता होगा, पावापुरी में, जो कि नालंदा जिले में है। बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी में स्थित है, और यही इनका निर्वाण स्थल था। ठीक है, आगे देखेंगे। 19 उमर ए चहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज, बलबन। 4 ऑप्शन हैं आपके, और चारों सुल्तान थे। इल्तुतमिश इसका सही जवाब हो जाएगा। उमर ए चहलगान जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, चहलगान। चलिए आगे देखेंगे। निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं, का सुधार किया जा सकता है। कैसे सुधार करेंगे ये ध्यान देखना है। कॉन्वेक्सो कंकेव लेंस के द्वारा, यानी कि दोनों यहाँ पे बताया जा रहा है। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, ये भी गलत है। कॉन्वेक्स लेंस द्वारा, ये भी गलत है। कॉन्केव लेंस के द्वारा, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अवतल लेंस इसका सही जवाब होगा, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को ही यहाँ पे कंकेव लेंस कहा जाता है, कंकेव लेंस कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसे अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, अपसारी लेंस। तो जो भी आए आप ध्यान देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा। कभी ये पूछ दिया जाता है, कभी ये, तो आपको तीनों को नाम याद रखना है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जो होता है, मायोपिया का सुधार, निकट दृष्टि दोष भी कभी कभी मायोपिया भी पूछ देगा। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है कि कभी निकट दृष्टि दोष पूछे, मायोपिया पूछे, तो दोनों में से कोई एक आप ध्यान रखना है। तो दोनों को याद रखना है। और किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो कंकेव लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, या फिर अवतल लेंस के द्वारा, या फिर अपसारी लेंस के द्वारा। तो तीनों में से कोई एक सही जवाब होगा, कोई एक रहेगा। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखती है, और अवतल लेंस से यह सुधार किया जा सकता है। चलिए, एक है कलपक्कम और एक है तारापुर, कहाँ स्थित है ये बताना है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गुजरात, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले कलपक्कम को देखेंगे। कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तारापुर कहाँ है? तो जाहिर सी एक बात है, पकड़ा ही गया, महाराष्ट्र। ठीक है, तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। और यहाँ पे अगर बात कर लें कलपक्कम की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसे जरूर याद रखें, इसलिए हम यहाँ पे बता दिए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में है, जो कि तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में तारापुर है। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर है। और तारा में प्रथम परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था किसके सहयोग से? ये भी आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर अमेरिका के सहयोग से यह स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में।
तो एक एक चीज़ों को आपको समझते जाना है, देखते जाना है। और जब भी वीडियो देखें तो आप कलम कॉपी लेकर बैठें और नोट करते जाएं, नोट बनाना शुरू करें और इससे आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी। आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जीएस से संबंधित ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, बटरफ्लाई संबंधित है क्रिकेट से, घुड़दौड़ से, तैराकी से या फिर निशानेबाजी से, तो इसका आसान जवाब है तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द है जो कि तैराकी से संबंधित है। कुछ वर्डों को भी आपको याद रखने हैं जो कि गेम, खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित है। जैसे कि ये बटरफ्लाई हो गया, लव शब्द हो गया, गूगली शब्द हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखने जो फेमस है और एग्जाम फ्रेंडली होते हैं वो। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, अब इसका चारों ऑप्शंस आप देख लें, उसके बाद इस पर निर्णय लें। अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर समान धाराएं उत्पन्न हो जाती है। चार ऑप्शंस हैं, कंफ्यूजन तो पैदा होगा ही, क्योंकि चारों ऑप्शंस आपको अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे या तब ही पकड़ पाएंगे। अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा चारों इसका सही जवाब है, कोई ना कोई आप मार ही देंगे गलती से, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसमें पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, इससे ज़्यादा डिग्री पर या कम पर नहीं उबलता है पानी। इसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। तो एक एक चीज़ों को समझना है आपको। निम्नलिखित घटनाओं को कल काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, 4 घटना दिया हुआ है। अमृतसर की घटना है, चौड़ी चौड़ा घटना है, चंपारण आंदोलन है, मोपला विद्रोह है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों को आप एक एक करके काल क्रमानुसार पहले देख लें। अमृतसर की जो घटना हुई थी ये 1919 ईस्वी को घटित हुई थी। 1919 ईस्वी को अमृतसर की घटना हुई थी। आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट आया था, जिससे हम लोग काला कानून की संज्ञा दिए थे। इसको यहाँ पे लिख लें, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये 1919 ईस्वी में ही आया था और इसे काला कानून की संज्ञा दिया गया था। काला कानून की संज्ञा, जिसके तहत क्या किया गया था कि बहुत सारे लोगों को बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण के उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और यही कारण है कि 1919 ईस्वी में जो अमृतसर में जो बाग है, ठीक है, अमृतसर का जो बाग है उसमें, जालियांवाला बाग हम लोग जानते हैं उसे, उसमें सभी लोग एकत्रित हुए थे वहाँ पे, इसलिए कि हम लोग सब मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे इसके विरोध में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो वहीं पर यह घटना घटित हुई थी कि जालियांवाला कांड जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें ढेर सारे लोग मारे गए थे, उसमें अंधाधुंध फायरिंग किया गया था। तो अमृतसर घटना सभी जानते होंगे। एक चौड़ी चौड़ा घटना है, इसे भी हम बताएंगे। तो यह असहयोग आंदोलन जब 1921 ईस्वी से शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन के कारण यह घटित हुआ था और यह घटित हुआ था 1922 ईस्वी में। याद रखने हैं, असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन जब हो रहा था और यह चरम पर था, असहयोग आंदोलन 1921 ईस्वी में 2021 में शुरू हुआ था और यह अपने चरम पर था। उसी समय यह चौड़ी चौड़ा घटना घटित हुई थी। चौड़ी चौड़ा की अगर हम लोग बात करें तो ये गोरखपुर में है। गोरखपुर जो कि यूपी में है। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। और वहाँ पर एक थाना था, थाना पर सभी लोग हमला कर दिए थे। यानी कि जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारी सभी लोग क्या कर दिए थे? थाना पे हमला कर दिए थे और आग लगा दी गई थी थाना में, जिसमें ढेर सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। फरवरी की घटना थी 1922 ईस्वी को, 3 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटी थी, जिसमें ढेर सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो पुलिसकर्मी तो आप जानते होंगे कि भारत में जो पुलिसकर्मी अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ नियुक्त किए जाते थे तो भारतीय ही थे, कुछ भारतीय थे, कुछ अंग्रेजी थे, तो सभी के सभी मारे गए थे। और इसी से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और वो समय था 12 फरवरी 1922 ईस्वी। चलिए, यहाँ तक तो समझ गए आप। चंपारण आंदोलन को समझेंगे तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण आंदोलन जो कि चंपारण बिहार से संबंधित है और यह नील की खेती से संबंधित है और नील विद्रोह भी इसको कहा जाता है, नील आंदोलन कहा जाता है इसे। इसलिए एक एक चीज़ों को आपको समझते जाना है, ठीक है। नील आंदोलन के कारण यह घटना घटित हुई थी 1917 ईस्वी में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान देना। और इसमें चंपारण आए थे, महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए थे
1917 ईस्वी में, और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। तो एक एक चीज़ों को आपको याद रखना है और पॉइंट करते जाना है। मोपला विद्रोह हुआ था, ये मोपला विद्रोह 1821 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था ये 1821 ईस्वी में हुआ था, जो कि केरला में हुआ था। किधर हुआ था? केरला के क्षेत्र में हुआ था। ये मोपला विद्रोह हुआ था 1821 ईस्वी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कालक्रमानुसार जो व्यवस्थित करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना। समझ गए होंगे आप लोग। 25 नंबर सवाल देखेंगे। 25 क्या कहता है? किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ किया गया था ये 1793 ईस्वी में शुरू की गई थी। और 1793 ईस्वी में किसका कालक्रम था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर्जन्स और लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था भारत में। चलिए 26 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ये मौलिक अधिकार है, लेकिन ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। ये मुस्लिम शासक हैं, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, ये ईरानी थे और इसने भारत पर आक्रमण किया था 1748 ईस्वी में लूटने के उद्देश्य से। मूलतः इसका उद्देश्य क्या था? लूटना। मोहम्मद शाह आप जानते होंगे, ये 1719 से लेकर 1748 तक इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने लूटा था, ठीक है। 38 में भी लूटा था, 48 में भी लूटा था, ढेर बार दिल्ली को लूटा था इसने, अहमद शाह अब्दाली ने। जहांगीर का अगर कालक्रम देखें तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है और 1605 ईस्वी से इसका काल क्रमानुसार है और 1627 ईस्वी तक है, ठीक है। जहांगीर के बाद शाहजहां बना था, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह का अगर हम लोग बात करें तो बहादुर शाह का जो कार्यकाल है ये 1700 से है, 1707 से, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होता है। उसके बाद बहादुर शाह शुरू होता है और 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अहमद शाह अब्दाली 1748 में लुटेरा था, जो कि लूटने के लिए भारत मकसद आया था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक इसका शासनकाल रहा है। जहांगीर का 1605 अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बनता है, 1605 से 1627 इसका कार्यकाल रहता है। बहादुर शाह का कार्यकाल शुरू होता है जब मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में, तब बहादुर शाह राजगद्दी पर बैठता है। 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। तो एक एक चीज़ों को आपको समझते जाना है, नोट करते जाना है। वायु की आर्द्रता यानी कि नमी जिसको हम लोग कहते हैं किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर तो करती ही है, स्थान पर भी करती है और मौसम पर भी करती है। इसका मतलब सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। वायु की आर्द्रता जो होती है वो उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देते जाना है। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? देखिए सबसे पहले जाने कि भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये विनोबा भावे से संबंधित है। विनोबा भावे। और ये कहाँ से शुरुआत किया गया था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो चार ऑप्शंस में से आपका आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। भूदान आंदोलन का जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था यो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। 30वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। बिहार में नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, आपको पता है 1930 ईस्वी में, पता है 1930 ईस्वी में 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह शुरू किया गया था। लेकिन बिहार में नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू की गई थी। और बिहार में सबसे पहले सारण में और चंपारण में यह इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको आप जरूर याद रखें। सारण और चंपारण में 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। पूरे भारत में 1930 ईस्वी में हुई थी और 12 अप्रैल से हुआ था, ठीक है। 6 मार्च से 12 अप्रैल से हुआ था। चलिए आगे देखेंगे।
बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। गठन की मांग यहाँ पे पूछा जा रहा है, बिहार के पृथक प्रांत के रूप में। तो 1896, 1906, 1911, 1936। तो मांग जो शुरुआत की गई थी 1906 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, 1906 ईस्वी में। और बिहार बंगाल से कब विभाजित होकर अलग हुआ था? तो 1911, याद रखना है इस चीज को, 1912 ईस्वी। ठीक है। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में, मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन जो हुआ था 1504, 1540, 1580, 1600 ईस्वी। ये चार ऑप्शंस में से 1580 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में इसकी गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा 12, 14, 15, 16 चार ऑप्शंस हैं। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं 16 है। अगर लोकसभा की सीटें पूछ दी जाए तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? बिहार में हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये 40 सीटें हैं। अगर विधानसभा की बात कर लें, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये हैं 243 सीट। ठीक है, 243 सीट बिहार में है, जिसमें से 201 अनारक्षित है, बाकी 40 सीट 40, 201, 41, हाँ 40 सीट इसमें आरक्षित है, 203 अनारक्षित है। ठीक है, आरक्षित कितने हैं? आरक्षित की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो आरक्षित यहाँ पे हैं 40। एससी को यहाँ पे 38, 80 को 38 और एसटी को 2 सीटें हैं। तो 40 सीटें टोटल हो गया। अनारक्षित की अगर बात करें तो 203 सीटें हैं। विधानसभा की बात हो गई। विधान परिषद की अगर हम लोग बात कर लें, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 75 सीट। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? 16। लोकसभा में 40 सीट, विधानसभा में 243 सीट, विधान परिषद में 75 सीट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 33 नंबर, 34 नंबर। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता, एक सवाल इसमें आया था, कानपुर के नेता, और यहाँ पे बिहार के नेता मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे में कुंवर सिंह, जो कि आरा के जगदीशपुर से, आरा के जगदीशपुर कह सकते हैं, जगदीशपुर आरा। ठीक है, इन्हीं से संबंधित है, यहाँ की ये जमींदार थे। चलिए, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। बख्तियार खिलजी जो कि बिहार को बर्बाद भी किया और यहीं पे शासन भी ढेर सारा किया। बख्तियार खिलजी, बिहार शरीफ, नालंदा ये जो था इसका क्षेत्र था। बख्तियारपुर अभी इसी के नाम से अभी भी फेमस है। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक, सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यकाल। ठीक है, ध्यान से देखें क्वेश्चन को। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? तो ये मध्यकाल हो जाएगा। बख्तियार खिलजी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। 37 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का और पत्थर का। खास करके ये चंद्रगुप्त का जो वर्णन मिलता है इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। इंडिका जी एक क्वेश्चन है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है, सारा वर्णन मिलता है, और इसी के अनुसार ये लकड़ी का बना हुआ था। किस चीज़ का बना हुआ था? ये जो महल था चंद्रगुप्त का, ये लकड़ी का बना हुआ था और पाटलिपुत्रा में था। स्वामी शाहजहां का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, मजदूर आंदोलन के साथ, किसान आंदोलन के साथ, या फिर बिहार के जातीय आंदोलन के साथ? तो स्वामी शाहजहां का संबंध जो था बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ठीक है, इनका संबंध इसी के साथ था। 1929 ईस्वी में यह हुआ था। 1929 ईस्वी, इसे जरूर याद रखें, 1929 ईस्वी। ठीक है, 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में स्वामी शाहजहां से संबंधित है, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। दशहरी है, जर्दालू है, लंगड़ा है, सफ़ेदा है। आसान है ये, तो सफ़ेदा हो जाएगा, जो कि सिर्फ बिहार में ही उपजाई जाती है। चलिए
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावधान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। अभी हमने तुरंत वर्णन किया था, इंडिका के बारे में उल्लेख किया था। इंडिका में सारे ये प्रशासन जो पाटलिपुत्र का प्रशासन है, चंद्रगुप्त का जो प्रशासन है, चंद्रगुप्त मौर्य का, ये सारा वर्णन इंडिका में मिलता है, जिसके रचनाकार है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा ये रचित इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का पूर्ण विवरण मिलता है। चलिए, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि पथ परिवर्तन करने वाली नदी जिससे बाढ़ आती है, सोन नदी, गंगा नदी, कोसी, गंडक। तो ये कोसी नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोसी नदी बाढ़ लाने वाली, ये कह सकते हैं उत्तर बिहार की ये शोक नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, कोसी नदी शोक नदी के रूप में जानी जाती है। इसे भी आपको याद रखने हैं। और ये नदी पथ परिवर्तन के नाम से भी जानी जाती है। ये पथ परिवर्तन बहुत करती है, कभी यहाँ से आ रही है तो कभी यहाँ से आती है, नेपाल से निकलती है नदी और गंगा में मिलती है। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? पाकिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। तो इसका सी जवाब हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, चलिए 43 नंबर 43 यहाँ पे देखेंगे। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जो जल होता है मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? वायुमंडलीय दबाव, कोशिका दबाव, परासरण दबाव या फिर मूल दबाव। तो ये चार ऑप्शंस में से आपका जो परासरण दबाव हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 44 है, मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिस्सीकल्चर, एपीकल्चर। बहुत आसान है, ये एपीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, मधुमक्खियों से संबंधित जो प्रजनन है, प्रबंधन है, ये एपीकल्चर के अंदर आता है। चलिए, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए ये बताना है। पहला अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के बीच में अंतर पूछ रहा है। तो 3 महीने, 9 महीने, 2 महीने और 6 महीने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 महीने के अंतराल होनी चाहिए। पहला अविश्वास प्रस्ताव भी होता है तो 6 महीने के बाद ही दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसके बीच में नहीं। 46 कहता है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन, श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्व बल, पृष्ठीय तनाव। 4 ऑप्शन से। तो बॉल पेन जो होता है ये सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। तो पृष्ठीय तनाव को सरफेस टेंशन भी कभी कभार कहीं दे दिया जाएगा, तो आपको समझ लेना है कि सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव। गलसुआ ममप्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूर्व ग्रंथि में, अधोजिह्वा ग्रंथि में, अधोजम ग्रंथि में, अवाक्षी ग्रंथि में। 4 ऑप्शन है। तो ये बच्चों में होने वाला मेन रोग है, बच्चों में होने वाला सामान्य बीमारी है, सामान्य बीमारी है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये कर्णपूर्व ग्रंथि में होता है गलसुआ यहाँ या यहाँ कान के नीचे यहाँ पे फूल जाता है। ठीक है, तो इसे गलसुआ भी कहते हैं या फिर ममप्स भी कहते हैं। कहीं गलसुआ मिल जाएगा तो कहीं ममप्स मिल जाएगा। वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, ये वायरस से होने वाला रोग है जो कि सूजन पैदा करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कर्णपूर्व ग्रंथि इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 48 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? मार्को पोलो, निकोलो कांटी, अथेनियस, निकितन, इब्न बतूता। देखिए, बहमनी राज्य स्वतंत्र हुआ था कब, ये आपको ध्यान देने हैं। 2 राज्य लगभग एक साथ स्वतंत्र हुआ था। एक विजयनगर, आप जानते होंगे विजयनगर ये 1336 ईस्वी में ये स्वतंत्र हुआ था। और एक था बहमनी जो कि 1347 ईस्वी को ये स्वतंत्र हुआ था। बहमनी जो कि 1347 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। मार्को पोलो, निकोलो कांटी, अथेनियस, निकितन जो था यह एक रूस का यात्री था। कहाँ का ये यात्री था? ये रूस का यात्री था जो कि भारत का दौरा किया था 1417 ईस्वी में। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहमनी राज्य का यात्रा करने वाला जो यात्री था अथेनियस निकितन था, जो कि 1417 ईस्वी में भारत का यात्रा किया था, बहमनी राज्य का यात्रा किया था
और यह रूसी यात्री था। चलिए आज का 49 नंबर देखेंगे, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है सारंगी से, गिटार से, शास्त्रीय गायन से, तबला से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शास्त्रीय गायन से। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय गायन से है और ये ख्याल गायक थे, ख्याल गायन करते थे। ठीक है, और ये कर्नाटक घराना से कह सकते हैं, किराना घराना से थे। किराना घराना के संस्थापक भी माने जाते हैं, किराना घराना के संस्थापक भी ये माने जाते हैं। ठीक है, कंफर्म, किराना घराना के संस्थापक माने जाते हैं। प्लस पंडित भीमसेन जोशी को 2009 ईस्वी में इन्हें दिया गया है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 2009 ईस्वी में भारत रत्न से पंडित भीमसेन जोशी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है, खास करके ये ख्याल गाते हैं। ठीक है, किराना घराने के संस्थापक है, कर्नाटक घराने से ये संबंधित थे। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल देखेंगे, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है विकसित हुआ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु या फिर केरल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है और यहीं इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, विकसित मानी जाती है। तो 50 का सही जवाब डी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस तरह से वीडियो देखें और स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो ढेर सारी जानकारी आप महरूम रह सकते हैं उससे। दोस्तों को शेयर जरूर करें, ये आपसे बार बार अपील है, प्रार्थना है। धन्यवाद, जय हिंद।